हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है और उन बच्चों को पता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स हमने अभी स्टार्ट कर रखा है। हम यूनिट फर्स्ट में से ये तीनों टॉपिक पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इन तीनों टॉपिक में मैंने आपको वैश्वीकरण, राजनीति और संस्कृति जो है वो पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद आज की जो वीडियो है इसमें हम विश्व अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो पढ़ेंगे। और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी की बात आती है तो आईएमएफ का आना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी के बेस पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम WB, TNC, WTO पढ़ के एंड लास्ट में NGO कंप्लीट करके इसको ख़त्म कर देंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको संस्कृति और प्रौद्योगिक आयाम वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपस में दोनों लिंक्ड हैं। और मतलब यही नहीं, पूरी जो ये यूनिट है आपस में लिंक्ड है। पहले वैश्वीकरण को समझा, उसके बाद राजनीति को समझा वैश्वीकरण के रूप में, फिर उसके अंदर सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक आयामों को समझा। अब आप यहाँ पर जो विश्व की अर्थव्यवस्था है आप वो समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आती है आपकी वैश्वीकरण एवं तकनीकों का विकास, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया जाता है कि वैश्वीकरण की ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रक्रिया है उसका मुख्य संचालक शक्ति के रूप में टेक्निक डेवलपमेंट योगदान माना जाता है। ठीक है ना, जो वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्रिया है, प्रोसेस है पूरा, उसमें टेक्निक को ही एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और टेक्निक को वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के सामाजिक ज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, उसके साथ साथ ये बोला जाता है कि तकनीक की जो व्याख्या है वो हम 5 मुख्य तत्वों के रूप में करते हैं। अब वो 5 मुख्य तत्व कौन से हैं? प्रोडक्शन, इक्विपमेंट, नॉलेज, ओनरशिप और चेंज। उत्पादन, उपकरण, ज्ञान, स्वामित्व और बदलाव। ठीक है, इन ये जो 5 आपके तत्व हैं, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ ये 5 एलिमेंट को अगर मेंशन करोगे ना अपने आंसर में, तो टीचर को लगेगा कि हाँ, बच्चे ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। उसको एक तकनीक के रूप में जो एक वो 5 उपकरण बताए गए हैं, बिना क्लास के, बिना किसी चीज़ के उसको पता लग गए, इसका मतलब बच्चे ने खुद पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये 5 तत्व लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद बात आती है कि लिपि के ज्ञान को संचार की प्रथम तकनीक के रूप में जाना जाता है, और जिसने जो वैश्वीकरण का जो विकास है उसको बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है ना, और ये भी बोला जाता है कि प्राचीन समय से, बहुत पुराने टाइम से जो मनुष्य थे उन्होंने लिपियों के माध्यम से ही सूचना और संचार को ज़्यादा आगे बढ़ाया था। जाहिर सी बात है, अगर लिपि नहीं होती तो आज के टाइम पे हम और आप ऐसे बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी हम नहीं कर पाते। पहले लिपि आई, उसके बाद कबूतरों ने इधर उधर आना जाना, उनकी जो लिपियों से वो लिख कर भेजते थे वो जाना छोड़ा। उसके बाद फिर लोग एक गाँव से दूसरे गाँव साइकिल पर जाकर देकर आते थे। फिर उसके बाद उनका मतलब ये रहता था कि जैसे पूरा, जब फिर आगे टाइम बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर गाड़ियों ने ये काम शुरू कर दिया। एक शहर से दूसरे शहर गाड़ियाँ पहुँचती थी। फिर अब क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है। आज मैं और आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है? मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरा पढ़ा हुआ सुन रहे हो, आपके कोई डाउट्स होते हैं मुझसे क्लियर करते हो। कैसे? ऑनलाइन। बच्चा चाहे कितने ही दूर बैठा हो, बिहार बच्चा हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में है, कहीं भी है, वो बच्चा मुझसे ऐसे ही सवाल करता है ऑनलाइन। तो इन्होंने ये बोला है कि लिपि को ही जो टेक्निक है उसका ज्ञान, मतलब लिपि का ज्ञान जो है टेक्निक का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। कारण आप लोगों को पढ़ने नहीं है, बस एक कारण आपको इसमें बताया गया है, क्योंकि आप लिपि के बारे में नहीं जानोगे तो आगे का जो चैप्टर है वो भी कवर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ इसमें ये भी बताया जाता है इस टॉपिक में कि जैसे कि मतलब जो प्राचीन समय में परिवहन या संचार थे वो एक दूसरे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। ठीक है ना, और साथ में लेकिन एक बड़े राज्य के लिए सीमित मात्रा को ये पर्याप्त नहीं था। राष्ट्र सॉरी, ठीक है ना। अब राष्ट्र आप लोग जानते हैं, राष्ट्र यहाँ पर बात हो रही है एक देश की, क्योंकि आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस में चाहे वो बीए प्रोग्राम का बच्चा है, बीए ऑनर्स का बच्चा है, इसमें देश नहीं लिखे जाते हैं, राष्ट्र लिखा जाता है देशों की जगह। मीन्स कंट्री को राष्ट्र बोला जाता है। ठीक है,
तो उसके साथ यहाँ पर ये बताया जाता है कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक तो पहुँच जाते थे, लेकिन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक उस चीज़ को पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना। तो मतलब जैसे कि अब इन्होंने यहाँ पे ये जब बात बोली तो ये भी बताने की कोशिश करी कि अगर लिपि नहीं होती तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। लिपि नहीं होती, बोल भी नहीं पाते, आज भी हम वही अक्षरों में बात कर रहे होते, वो जो पेंटिंग्स बना बना के बात करते थे। आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में कैसे वो पिक्चर्स बना बना के बात करते थे। तो उस चीज़ को आगे आगे चेंज होता रहा। अब तो ये मतलब हाल हो गया है कि लोग शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। कोई भी बात के लिए व्हाट्सएप के लिए WHTSP लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते। हाय, पहले नॉर्मल हेलो लिखते थे, अब हाय लिख के भेज देते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह टेक्नोलॉजी ने अपना ली हैं। उसके साथ ये बताया जाता है कि समाचार पत्रों का जो उद्भव हुआ था उसने ग्लोबलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। समाचार पत्र को क्यों माना जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा ब्रिटिश टाइम का, जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा था 1857 की क्रांति वाला रिवॉल्यूशन, तो उसमें अगर कुछ होता था तो वो समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही लोग पढ़ते थे, है ना। समाचार पत्र पत्रिका जो है वो लोगों तक बात पहुंचाती थी कि अब देश में ये हो रहा है, अब राष्ट्र में ये हो रहा है, अब उस राष्ट्र में ये हो गया, तो लोग उसको पढ़ते थे। बहुत सारे उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग थे, बहुत सारे नहीं थे, तो एक खड़ा हो जाता था, सारे उसको मिलके सुनते थे, वो पढ़ता था। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं को लिपि के बाद एक महत्वपूर्ण योगदान वैश्वीकरण के लिए माना जाता है। और ये भी मतलब एक तरीके से ये बोला जाता है कि जिसने मतलब पूरी राजनीतिक खबरों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जैसी भी खबरें हैं उनको पहुंचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और रेडियो ने उस स्थानों पर भी संचार को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। फिर रेडियो आ गया। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, जिन बच्चों के पास हिंदी होगी, उसमें आपके पास एक जनसंचार के माध्यम का नाम का एक टॉपिक सब्जेक्ट था। तो उसमें आपको पढ़ाया जाता था कि पहले किसका आविष्कार हुआ, किसने किया, फिर किसका हुआ, किसने किया। तो सबसे पहले आपको उसमें लिपि पढ़ाई गई, फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ाई गई, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया। रेडियो में भी बहुत सारी कैटेगरीज बांटी जाती हैं कि मतलब जैसे पहले नॉर्मली दूरदर्शन चलता था, उस पर ही सारी न्यूज़ वगैरह, एक दो चैनल होते थे, तो उस पर ही हो जाता था। और फिर धीरे धीरे करके और चैनल बनते गए। आज तो रेडियो भी इतना ज़्यादा वो आगे बढ़ चुका है, इतने सारे चैनल उठ चुके हैं, रेड FM है और बहुत बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं। उस टाइम पे इतने नहीं होते थे। तो फिर इसमें एक आगे चलते चलते एक वक्त टेलीग्राफ ने भी वैसे स्थानों पर संचार की जगह ले ली थी, और साथ में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत काम में आता था। और जो फिर ये बताया जाता है कि वैश्विक जो संचार है उसकी राह में डिजिटल टेक्निक्स ने अपने अपने आप को बहुत आसान बना दिया। ऐसे जो वैश्विक संचार कहे जाते हैं जिन्हें पूरी सूचनाओं और नॉलेज, जो एक इकोनॉमिकल सिस्टम और उसकी जो आशाएं होती हैं उनको पूरा करती है, पोषण और ये उपपोषण वगैरह ये सब चीज़ें उत्पादन का काम करती है। मतलब यहाँ पर ये है मेन, आपको टॉपिक में बस यही बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण एवं तकनीकों का विकास कैसे हुआ, लिपियों से हुआ, फिर समाचार पत्र पत्रिका आए। लिपि और समाचार पत्र पत्रिका आने से पहले ये 5 तत्व आपको बताए गए हैं। फिर उसके बाद लिपि आई, समाचार पत्र पत्रिका, फिर आया आपका रेडियो, फिर टेलीग्राफ, फिर टेलीफोन, और फिर आपका ये सारा टेलीविज़न आते आते ये मोबाइल तक इतना आ चुका है। मोबाइल भी इंसान के अब ऐसे आने लगे हैं कि कोई वो वाली मतलब वो नहीं रहती कि चार्जर वगैरह साथ लेके घूमो, नॉर्मली वैसे ही आप चार्ज भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है जब से अब तक। उसके बाद बात आती है सूचना एवं संचार तकनीक का विकास, कि सूचना संचार तकनीक का विकास कैसे हुआ। देखो, नॉर्मल जो बोला जाए तो सूचना और संचार तकनीक मतलब एक तरीके से कंप्यूटिंग और दूरसंचार तकनीक को दिखाता है, जो किसी संस्थान, किसी इंस्टीट्यूट या फिर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उनके गोल्स को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना। साथ में ये भी बोला जाता है कि सूचना तंत्र की संकल्पना को उन मानवीय और तकनीकी घटकों के रूप में समझा जाता है जो सूचनाओं के ग्रहण, रिसेप्शन ऑफ
इंफॉर्मेशन, संरक्षण प्रक्रिया, प्रिजर्वेशन प्रोसेस, हस्तांतरण, ट्रांसफर को एक तंत्र के रूप में कहते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक, ये जो 3 मेन हैं आपको ये याद रखने हैं इसमें कि रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, फिर प्रिजर्वेशन प्रोसेस आता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है आपका सूचना और संचार तकनीक का विकास। अब आपने पीछे पढ़ लिया कि भाई ऐसे ऐसे करके ये विकास होता गया। फिर उसमें आपने अपने हिंदी के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा और बहुत सारी जगहों पे भी पढ़ा होगा कि जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था तो सूचना और संचार तकनीक जो है एक नॉलेज और एक मतलब एक नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। जो सरकारी और गैर सरकारी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने नीति नियंत्रण और या फिर मतलब कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और सारे उनको एम्पावरमेंट के रूप में सब उसमें यूज़ करते हैं। और साथ में सूचना और संचार जो तकनीक है उनकी वृद्धि की जो क्षमता है उसको सफलता करने के लिए वो लगातार स्पेशली कहाँ पे उभरते और विकासशील जो इकोनॉमिकल और किसी सिस्टम में देखा जा सकता है। ठीक है, ये इस बेस पर यहाँ पर बताया जाता है। उसके बाद यहाँ मतलब जैसे इसमें जो आपका मेन ये टॉपिक है सूचना एवं संचार तकनीक का विकास वाला, तो इसमें आपको मेनली यही बात बताई जा रही है कि वैश्वीकरण के रूप में जो डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ कि भैया बातचीत करने का पहले नहीं था। आपने आज भी देखा होगा कोर्ट में जो टाइपिंग वगैरह चलती है उसे टाइप करके वो किया जाता है, वो उस टाइम पे चलता था और उसके अलावा कुछ और नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे मतलब वो एक कोर्ट का हिस्सा है तो वो तो आज तक होता ही रहा है, तो वो सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित रह गया है, बाहर इतना ज़्यादा नहीं चलता है। अब मोबाइल आ गए हैं, सब चीज़ें आ गई हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक डेवलपमेंट हो गया है। उसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार समूह का नियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड ब्लॉक्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि सिर्फ मेन आपको जानना ये है कि 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से ट्रेड का नियमन होता है, ट्रेड ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। बहुत टाइम तक देश जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड पर या फिर किसी और चीज़ पर प्रतिबंध करते थे। मतलब मेनली ये रहता था कि 19वीं शताब्दी में ट्रेड का इतना ज़्यादा नहीं चलता था उनको, मतलब ये 19वीं शताब्दी की बात है तो जाहिर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब की ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जैसे कि इतना ज़्यादा उन लोगों को इतना ट्रेड के बेस पर विश्वास नहीं हो पाता था, फिर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO उसका निर्माण किया गया, उसको बनाया गया। ये उसका लोगो है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। और इसमें एक ये विश्वास दिलाया गया कि हाँ ठीक है, आपके जो भी मतलब इसको पहले गेट के नाम से जानते थे, GATT। ठीक है, तो इसमें ये विश्वास दिलाया गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आप बेफिक्र होकर ट्रेड का जो व्यापार सब कुछ अपना कर सकते हो। उसके बाद है आपका वैश्विक व्यापार प्रतिरूप। वैश्विक व्यापार प्रतिरूप को 3 अवस्थाएं हैं उसमें बांटा गया। देखो, वैश्विक अर्थव्यवस्था के जो भार और मूल्य है वो दोनों के संदर्भ में इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में उभरा। और सबसे पहली अवस्था में क्या बताया जा रहा है, सबसे पहली अवस्था में आपको बोला गया कि 1970 के टाइम पे ट्रेड के मामले में विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। सब ये बोलते थे कि नहीं यार मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा फंस सकता है, वो कहता था मैं पैसा लगाऊंगा ये मेरा देश ये खा जाएगा। ठीक है, फिर उसमें ये था कि इसमें विश्वास नहीं बना। जब दूसरी अवस्था आई इसमें विश्वास बना और लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फिर तीसरी अवस्था में क्या बताया जाता है, तीसरी अवस्था को मेनली ये बोला जाता है कि इस टाइम पे ट्रेड जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा सबको विश्वास हो गया था, तो उसको आज तक के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के तौर पे ट्रेड को जो यूज़ करा जाता है वो बहुत अच्छे और एक वास्ट रूप में किया जाता है, एक वास्ट ग्लोबलाइजेशन के तौर पे उसको बोला जाता है। ठीक है, सो आपकी प्रथम अवस्था में ये बताया गया कि पहले तो 1970 के दशक में विश्वास नहीं था, फिर 1970 के दशक में ही दूसरी अवस्था में विश्वास बना, फिर 1970 के बाद से आज तक के टाइम पर जो विश्वास बना हुआ है वो ट्रेड के तौर पर आज तक चलता है और इन फ्यूचर तक चलता रहेगा। उसके बाद है, अब आती है आपकी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है। देखो इसमें 189 सदस्य हैं, ये मतलब 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है, राष्ट्र वाला। ठीक है, आप राष्ट्र लिखना, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, देश में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, राष्ट्र ही लिखना है आपको, जिनमें हर जो देश है आपके उसके वित्तीय जो महत्व है उसके अनुपात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड में रिप्रेजेंटेटिव
वो बन सके भैया अपनी इकोनॉमी के बेस पर। अब जाहिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ऐड हो रहे हैं तो उनकी भी तो इकोनॉमी कुछ लेवल पे होगी तभी तो हो रहे हैं। ऐसे कोई जो पिछड़ा देश है, गरीब देश है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में भी ऐसी बहुत है जो आगे बढ़ गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया है। इंडिया आज 189 में से एक सदस्य है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो वो अंडर डेवलप कंट्री है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे एक सदस्य देश बनकर बैठा हुआ है। उसमें और ये बताया जाता है कि जैसे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तौर पे एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर बैठते हैं और इस प्रकार की जो पूरी ग्लोबल आपकी इकोनॉमी है वो पूरे देश के ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली और उस देश के पास मताधिकार ज़्यादा रखती है। किस देश के पास, मान लीजिए यहाँ पर एक बात एग्जाम्पल लिया जाए, इंडिया वर्सेस अमेरिका, चाइना, रशिया ले लो, तो इन लोगों के पास ज़्यादा मताधिकार क्यों है? क्योंकि इनके पास हर चीज़ इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है ना। तो उनको ये है कि भैया अभी कुछ भी है, मिलिट्री हमारे पास अच्छी है, हमारे पास इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छी है। और इस टाइम तो आप देख सकते हैं कोविड के टाइम पे कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा गिरती जा रही है। तो उसके लिए ये वो भी करा जाता है कि जैसे कि आपका जैसे इंडिया है वो 189 में से सदस्य है उसमें, लेकिन उसमें सदस्य होने के बावजूद भी उसमें उसकी इकोनॉमी इतनी नहीं है कि वो एक इतना मताधिकार रख पाए कि कुछ भी बोल सके। मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुई कहीं पर तो उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना ये सब जो है ये पहले बोलेंगे क्योंकि इनकी इकोनॉमी ज़्यादा है अदर देन इंडिया। तो इस वजह से इंडिया बाद में बोलेगा कि भाई ठीक है मैं भी थोड़ा बहुत पैसा दे देता हूँ ताकि वहाँ का जो सब कुछ बिगड़ा है वो ठीक हो जाए। और इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना वगैरह ये सब बोल देंगे। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इनके जो उद्देश्य होते हैं, मेनली 4 उद्देश्य होते हैं, चारों सेम ही हैं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, वर्ल्ड जो मॉनेटरी पूरा सहयोग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना। दूसरा है वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित कर देना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। और चौथा है दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे गरीब पिछड़े देश हैं, पिछड़े देशों में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक उन लोगों को ये भी नहीं पता कि टेक्नोलॉजी होती क्या है। वो जैसे रहते थे वैसे ही थोड़े बहुत में गुजर बसर करते हैं। तो उन जैसे देशों को आगे बढ़ाना, संवारना, सब कुछ करना वो उनका मेन जो काम है वो रह गया है, वो होता है इसमें। ये 4 उद्देश्य गरीबी को हटाने के लिए मेन माने जाते हैं। ठीक है, सो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक ही पिक्चर भी लगा कर दिखाई है, ये एक मीटिंग के दौरान की है, ये रिकवरी प्लान जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे ये एक 189 सदस्य, ये पीछे तक है सारे, ये जो बैठे हुए हैं ये आपस में यहाँ बातचीत कर रहे हैं कि भैया इसके जो लेवल है ये इतना गिरता जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये पूरे 189 सदस्य देश के लोग हैं, एक एक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सब वो हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इतिहास क्या है। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य यूएन के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्सन सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, उसके बाद उस सम्मेलन में 44 देशों ने एक साथ मिलकर पूरा इकोनॉमिकल जो सहयोग होता है उसके लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण करने की बात करी थी कि भैया इसको बनाया जाए। और साथ में प्रतिस्पर्धा जो एक पुनरावृत्ति होती है उससे बची जा सके। ठीक है ना, कि मतलब एक कंपटीशन से या फिर आपका नफरत से, इन सब चीज़ों से बचा जा सके, इस चीज़ की भी बातचीत कही गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात आती है मेन आपकी कि जब तक कोई भी देश इंटरनेशनल मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता है तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंग्लिश में नेम लिख दिया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, की सदस्यता नहीं मिलती है। ठीक है, मेन बात है इसमें कि अगर कोई भी सदस्य जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य जब तक नहीं बन सकता, कोई भी 189 सदस्य देशों में से जब तक नहीं बन सकता जब तक वो IBRD की सदस्यता हासिल ना कर ले। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये इसलिए बनाया गया है स्टूडेंट्स, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कोई भी सदस्य देश इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाकर उसको ठीक कर सके। तो ये इसलिए बनाया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ बात आती है कि जैसे आपका
जब तक जो मैंने आपको भी बताया है कि आईबीआरडी का सदस्य बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रिटेन वुड्स समझौता जब हुआ था वो 1944 का, तो मतलब जैसे 1944 में जो 44 सदस्य जो बैठे थे सारे, उसमें एक प्रोत्साहन इस बात पे भी दिया गया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक ऐसी प्रणाली बना दिया जाए जिसमें इंसान जो है वो अपने यूएस डॉलर्स, गोल्ड कुछ भी रखकर वो पैसा हासिल कर सके। वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं था पहले कि मतलब जैसे कि मान लो इंडिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो इंडिया के लीडर जो है वो कुछ भी रखकर अपने पैसे थोड़े बहुत बातचीत करके किसी चीज़ को देकर कि भैया अभी ये रख लो, हम अपने फिर पैसा आपके लौटा देंगे, तो वो कर दे। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लौटाते, पैसे लौटाने पड़ते हैं ताकि वो जो पैसे वापस जाएं। अब नेचुरल डिजास्टर मान लो यहाँ आया, ठीक है, इंडिया का जो पूरा नॉर्थ का हिस्सा है, साउथ का हिस्सा है, वो खत्म हो गया, आईएमएफ से हेल्प ली गई, वहाँ का हिस्सा सही करने के बाद वो पैसे धीरे धीरे फिर लौटाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात की गई कि वो जो समझौता हुआ था उसमें ये बताया गया कि भैया आईएमएफ में ऐसा भी प्रोसेस बनाओ कि जिसमें गोल्ड रखकर या फिर डॉलर्स रखकर हम पैसा ले सकें। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य क्या है। ठीक है, सबसे पहला है वित्तीय सहयोग प्रदान करना, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी रूप में, नेचुरल डिजास्टर आई, कोई मैन मेड प्रॉब्लम हो गई, जैसे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कितने जानों का नुकसान हो गया था, कितनी माल का नुकसान हो गया था, लोग घर में बंद होकर बैठे हुए थे। और साथ में मतलब वो घर में बंद इसलिए थे कि बाहर की जो वो गैस थी, केमिकल जो भरे हुए थे पूरे भोपाल में, उससे लोग मर रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे जहाँ पर लोग बंद थे वो गैस अंदर एंटर कर चुकी थी और वहाँ से भी लोग मरे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए आईएमएफ से पैसा लिया गया था और वहाँ की जो सिचुएशन थी उसको ठीक करा गया, क्योंकि उस टाइम पर और भी जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो इंडिया इतना पैसा अपना खर्च नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कैसे भी तरीके से तैयार रहते हैं। और जब इंडिया ने वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाया था तो भोपाल गैस त्रासदी होने के बाद आईएमएफ से पैसा लिया गया था। उसके बाद आता है दूसरा आईएमएफ मॉनिटरिंग सिस्टम। आईएमएफ मॉनिटरी सिस्टम निगरानी तंत्र में क्या बताया जाता है, मेनली ये देशों पर एक मॉनिटरिंग करने के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है कि अगर अब 189 सदस्य देश हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि भैया सभी पे भरोसा किया जा सकता है, बल्कि उनमें से किसी एक पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम उस चीज़ का काम करता है कि वो जो भी उसमें जैसे कि देखना कि अमेरिका के पास कितनी इकोनॉमी है, इंडिया के पास कितनी है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उन दोनों में से कौन पहले दे सकता है पैसे। तो ये वाली बात का मॉनिटरिंग सिस्टम का मेन काम होता है। और तीसरी है क्षमता विकास, कैपेसिटी डेवलपमेंट। कैपेसिटी डेवलपमेंट में ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनका कर अधिकारियों का या फिर आर्थिक जो संस्थाएं होती हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स, उसको एक टेक्नोलॉजी सहयोग करने के लिए प्रदान करता है कि भैया टेक्नोलॉजी के बेस पर इसको सहयोग दे दी जाए। उसके बाद ये राष्ट्र जो है उसके सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाने के लिए, बैंकिंग प्रणाली को आधुनिकीकरण करने के लिए और साथ में मजबूत कानूनी ढांचों का डेवलपमेंट करने के लिए, शासन में सुधार करने के लिए, इन सब के लिए एक वित्तीय आंकड़ों का एक मतलब प्रोत्साहन करती है, प्रोत्साहित करती है उसको। और साथ में ये राष्ट्रों को विकास लक्ष्य की ओर से प्रगति करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरा अब आता है आईएमएफ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन आईएमएफ। प्रशासन में तीन मेन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर में क्या बताया जाता है कि इनमें एक गवर्नर, एक हर देश जो हर राष्ट्र है उसके लिए एक वैकल्पिक गवर्नर होता है और हर सदस्य राष्ट्र अपने 2 गवर्नर नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मंत्रालय संबंधी समितियां, जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड कमेटीज़ होती हैं। इसमें दो कमेटीज़ बनाई जाती हैं, आईएमएफसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी, और दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी में 24 सदस्य होते हैं और इन्हें 189 गवर्नर चुनाव के द्वारा ही चुनते हैं। और विकसित समिति जो है उसमें 25 सदस्य होते हैं जो यूएन चुनता है और उसमें विकासशील देशों की जो उभरते बाजार हैं इन सब के मुद्दों पर बातचीत की जाती है। तीसरा है कार्यकारिणी बोर्ड। ठीक है, कार्यकारिणी बोर्ड में क्या है मेन आपका कि इसमें 24 सदस्य वाला ये बोर्ड होता है, इसमें 24 सदस्य होते हैं और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दैनिक कार्यों का जो संचालन होता है वो करता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर की हेल्प लेता है।
उसके बाद बात आती है आपका भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, मुद्रा कोष के क्षेत्र में IMF द्वारा विनियमित अंतर्राष्ट्रीय विनियमन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में निश्चित रूप से सहयोग किया गया है और भारत इन लाभदायक परिणामों से इस हद तक लाभान्वित भी हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक जब आपकी लड़ाई की वो आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी आपकी, उस टाइम पे ये था कि जब सब कुछ आज़ाद हो गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया था, तो उधर से मुसलमान यहाँ से मुसलमान जा रहे थे, उधर से हिंदू आ रहे थे। ठीक है, तो उस बीच में उस बॉर्डर पे कितने लोग मारे गए थे, तो ये बोला जाता था कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, जबकि उस लड़ाई में ये भी नहीं देखा जाता था कि हिंदुओं ने मारा हिंदू को, मुसलमान ने मुसलमान को। बस वो एक जो उनकी मेंटेलिटी बनी हुई थी और जो आज तक बनी हुई है, तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा मुद्दा बनाया गया था। तो उस टाइम पे 1965 से 1971 तक के टाइम पे इतनी ज़्यादा इकोनॉमी गिर गई थी कि इंडिया ने 8.17.5 करोड़ IMF से लोन लिया था और अपनी ये जो पूरी इकोनॉमी थी उसको ठीक किया था। और भारत का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बहुत पुराना, अब आप यहाँ देख रहे हो ना, आज़ादी के टाइम से रिश्ता है। उस टाइम पे जो हमारे काबिल सारे लीडर्स थे, BN राव थे, ठीक है ना, BR अम्बेडकर थे, नेहरू थे, गांधी जी थे, तो उन सब ने मिलकर ये सारे पैसों का बिल्कुल सही यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को इतना बढ़ा लिया था कि आज के टाइम तक इंडिया जो है वो IMF का सदस्य है। लेकिन ये बोला जाता है कि जैसे जैसे कोविड के टाइम पर भी अभी जो इकोनॉमी गिरी है उसको देखते हुए IMF का जल्द से जल्द इंडिया के साथ का नाता छूट जाएगा। अब आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आलोचना। देखो, आलोचना, अब ये इतनी बड़ी चीज़ है तो इसकी आलोचना क्यों नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों क्यों जाती है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो संरचना है वो एक विवाद का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें यूरोप और अमेरिका के पास अनबैलेंस मतदान और कोटाधिकार दिया जाता है। ठीक है ना, ऋण प्राप्त करने के लिए इसमें निर्धारक मानक जो है बहुत ही ज़्यादा अंतर्वृद्धि है और ऋण जो है वो एक प्राप्तकर्ता देश मतलब राष्ट्र की एक आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता को प्रभावित भी करता है। जैसे आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था जान माल का और लोग कितने मरे थे। तो उस टाइम पे बताया जाता है कि अमेरिका को इसका एक पार्टिसिपेट बनाने की जगह कहा गया था कि इसको यहाँ से निकाल दो, इसने साथ ही नहीं दिया तो फिर क्या फ़ायदा IMF में रहने का। उसके बाद आलोचना तब से की जाती है कि भैया आप लोगों को एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दोनों बेस पर साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीतियों को एक उपयुक्त क्रम में लागू करने की बजाय एक ही बार में लागू किया गया। IMF ये मांग करता है कि देश तेजी से सरकारी सेवाओं का निजीकरण करें, इसके परिणाम स्वरूप मुक्त बाजार में एक अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, IMF ने भी अपनी मांग रख दी भाई साहब कि भैया ये कर दो जल्द से जल्द, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये खत्म हो गया है, तीनों ये टॉपिक कंप्लीट हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको विश्व अर्थव्यवस्था पढ़ा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम WB, WT और TNCs पढ़ेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे YouTube चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।